everyone. Welcome to another analysis of the Hindu newspaper. आज का अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो वो है कि इंडिया रशिया फ्रेंडशिप रिमेन्स स्टेडी लाइक द पोल स्टार, ये मोदी जी ने कहा है। तो ये जो इंडिया रशिया का समिट हुआ है, ये असल में 23rd इंडिया रशिया समिट है, एनुअली होता है। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, दो तो बहुत मेन है, उसके अलावा ढेर सारी बातें की गई हैं, वो सबको अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। जो दो मेन एग्रीमेंट हुआ है, पहला है एग्रीमेंट ऑन टेम्पररी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ द अदर स्टेट। लंबा चौड़ा नाम है जो आपको याद रखना है, लेकिन मेन इसका जो जिस्ट है वो ये है कि इंडिया के जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स है वो रशिया में जाके काम कर सके। रशिया में लेबर का शॉर्टेज है और इंडिया में वैसे तो सरकार मानेगी नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज है। तो ये दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इरेगुलर माइग्रेशन। अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि ढेर सारे इंडियंस को रिक्रूट किया गया था रशिया में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो गए थे वो अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनको पता नहीं था, किसी एजेंट ने किसी ने उनको कुछ पैसे लेके वहां तक पहुंचा दिया, फिर वो कहीं से कहीं पहुंच गया। तो ये सबको रोकने के लिए ये वाला है कॉम्बैटिंग इरेगुलर माइग्रेशन। तो ये दोनों एग्रीमेंट आपको याद रखना है अच्छे से नाम के साथ, क्योंकि ये प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको फॉर्डर पॉइंट के तौर पे बहुत काम आएगा। ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द रीसेंट आउटकम्स ऑफ द व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रीसेंट इंडिया रशिया समिट। तो आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि इंडिया रशिया को आपको तैयार रखना है। इनका जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, उसके अलावा जो ट्रेड है, जो कल्चरल एक्सचेंज है, सिक्योरिटी का डिफेंस टाइज हैं, ये सबको आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा चाइना और यूएस के एंगल को भी आपको देखना है। उसके बाद आप आज अभी जो समिट हुआ है उसमें ये दोनों एग्रीमेंट्स मेन है, एक सेमी स्किल्ड लेबर का और एक इरेगुलर माइग्रेशन का। इसके अलावा एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन मीडिया एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये जैसा आपको नाम बता रहा है, ये मीडिया एंड एकेडमिक में कोलैबोरेशन होगा। एक एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर में ही दिया हुआ है कि रशिया का एक जो नेशनल न्यूज़पेपर सॉरी टीवी चैनल है, उसको इंडिया में लॉन्च करेंगे रशिया टुडे के नाम से, ये इंग्लिश में होगा। इसके अलावा अगर देखें तो एग्रीमेंट्स नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन बातें हुई हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो एक है आर्कटिक और एक है न्यूक्लियर, दोनों में कोऑपरेशन चल रहा है। आर्कटिक क्यों खास है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आर्कटिक ओशियन है वो मेल्ट हो रहा है और उसके कारण वहाँ पे ढेर सारे रॉ मटेरियल्स नहीं, मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये अब एक्सट्रैक्टेबल हो गए, उनको माइन किया जा सकता है। तो रशिया क्योंकि वहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री है, तो इंडिया चाह रहा है कि वहाँ इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसमें एक टर्म आपको याद रखना है, नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट क्या है कि जैसे अब अभी अगर आपको रशिया से यूरोप जाना है बाय सी, तो आप कैसे जाओगे? ये पूरा इसको आप कवर करोगे और तब आप यूरोप पहुंचोगे। और नॉर्दर्न सी रूट ये है, ये मेल्ट कर, अभी ये फ्रोजन है लेकिन ये मेल्ट कर रहा है समर में, धीरे धीरे इसका जो साइज है वो बड़ा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से, और तुरंत यूरोप पहुंच गए। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट। अभी नॉर्दर्न सी रूट का क्या है? केवल नॉर्दर्न सी रूट का ही नहीं, जो पूरा आर्कटिक जो मेल्टिंग है, ये तो ज्योग्राफी में अलग ही या एनवायरनमेंट में एक अलग टॉपिक ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का आर्कटिक ओशन पे क्या असर हो रहा है, उससे क्या चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। ये आपको एनवायरनमेंट का एंगल आपको इसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, बायोडाइवर्सिटी है, उस पर क्या असर हो रहा है और उसके कारण क्लाइमेट पे क्या असर हो रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण ओशन मेल्टिंग हो रहा है, उसके कारण जैसे थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन होता है वो वीकेन हो रहा है। तो ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, एनवायरनमेंट में पढ़ना है। इंडिया रशिया के लिए आप समझिए कि नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर ये लोग काम करने वाले हैं। अभी ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू नॉर्दर्न सी रूट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए बी सी डी करके दे देगा। इसके अलावा
न्यूक्लियर पावर में ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे। इसमें जो दो टर्म जो खास है वो है फ्यूल साइकिल और है, और एक है लाइफ साइकिल सपोर्ट। लाइफ साइकिल, इस ये दोनों क्या है? अब देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी सेटअप होता है तो सबसे पहला जो होता है वो होता है माइनिंग। आप जो ओर है, जो नेचुरल रिसोर्स, जो यूरेनियम है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद आप एनरिच करोगे, उसके बाद आप उससे न्यूक्लियर रॉड बनाओगे, उसके बाद आप न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको फिट करोगे, फिर उसमें आप बम्बार्ड करोगे, तब आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको आपको या तो आप उसको डिस्पोज कर देंगे या उससे फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फ्यूल साइकिल डिस्क्राइब करता है कि आप कैसे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और पूरा उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उसको कैसे आप डिस्पोज करते हैं। फ्यूल साइकिल में ओपन एंडेड हो सकता है, जो यूएस फॉलो करता है, या क्लोज एंडेड हो सकता है, जो इंडिया फॉलो करता है। अब ये जो क्लोज एंडेड है ना, ये इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर ये पावर वो है, प्रोग्राम है, उसमें ये क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आप, ये आपका साइंस एंड टेक का प्रॉपर टॉपिक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का, ये आपको पढ़ना है। लाइफ साइकिल सपोर्ट क्या है कि आपने एक बार, आपका फंक्शनिंग हो गया, मतलब फंक्शन कर रहा है अब आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको आपको अपग्रेड में भी अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको आपको जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये सब आते हैं लाइफ साइकिल सपोर्ट में। तो फ्यूल साइकिल है उस फ्यूल से रिलेटेड, यूरेनियम से रिलेटेड। लाइफ साइकिल सपोर्ट है जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका मैनेजमेंट से। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है। आपको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम याद रहने चाहिए, और मैप पे अगर आप कर सको, क्योंकि आपको अगर न्यूक्लियर फिजन पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे वो सारे दिखाओ मैप पे, अच्छा रहेगा। ये सारे तो नहीं, 2-3 दिखा दो, अच्छा रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में वो डायग्राम मत बना देना, वो फिर गलत हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट, ये दोनों कंट्रीज में जो इंडिया रशिया का ट्रेड है, उसमें इंडिया के अगेंस्ट लगभग $59 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब रशिया हर साल इंडिया से $59 बिलियन कमा रहा है। इसमें फिर बात आता है कि जो अभी समिट हुआ है उसमें बात हुआ है, पहले भी ये लोग बोल चुके हैं कि जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, उसको $100 बिलियन की तरफ ले जाएंगे, और बाय 2030, और ये जो डेफिसिट है इसको रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो एक होता है जो बहुत न्यूज़ में चल रहा है, वो है रूपी रबल ट्रेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है $59 बिलियन का, रशिया इंपोर्ट कर रहा है लगभग $4 बिलियन का। तो रूपी रबल ट्रेड हो कैसे? अगर आप डॉलर में एक्सचेंज कर रहे हैं तो डॉलर से आप, रशिया को डॉलर मिलेगा, वो फिर कहीं और स्पेंड करेगा, लेकिन उसको अगर रुपया मिल रहा है तो वो रुपये का करेगा क्या? उसको तो इतना इंपोर्ट ही नहीं है इंडिया से, तो वो कहाँ जाएगा, उस रुपये का क्या करेगा? तो ये एक डिमेरिट है या एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है। इसी में एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो है डी डॉलराइजेशन। ढेर सारे कंट्रीज जो हैं वो अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो यूएस का जो पॉलिसीज होता है, डोमेस्टिक पॉलिसीज, उसके कारण उनका ट्रेड इम्पैक्ट करता है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है ना। अगर यूएस रेट बढ़ा देता है या रेट घटा देता है, उससे आपके करेंसी के हिसाब, आपके करेंसी के का जो प्राइस है डॉलर के अगेंस्ट, वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें सबसे आगे है चाइना।
ये चाह रहा है कि इसका जो युआन है ना, ये ग्लोबल करेंसी हो जाए। तो इस कंटेक्स्ट में आप इसको समझिएगा कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है। ये भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मेंस का टॉपिक है। सिंपल यूपीएससी उसमें भी पूछ सकता है प्री में कि व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। इसके बाद अगर आप देखिएगा, इंडिगो कैंसिल्स, ये तो चल ही रहा है 3-4 दिन से। ये सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहा है, डिले कर रहा है, उसके कारण केओस मचा हुआ है अभी। गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन इट्स पब्लिक कम्युनिकेशंस फ्रेमवर्क, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स हैं, या जो एक्टिविटीज हैं गवर्नमेंट के, इसको अच्छे से पब्लिक तक पहुंचा सके। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि ये जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है उसको बोल रहा है कि हम लोग एनलार्ज करेंगे और रिस्ट्रक्चर करेंगे। इस न्यूज में बस उतना ही है। चीपर लोन्स लाइकली एज रेपो रेट कट बाय 25 बेसिस पॉइंट। रेपो रेट क्या होता है ये हम शायद बताए हैं पहले, कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है कमर्शियल बैंक्स या कुछ और एंटिटीज से, वो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई से पैसे लेते हैं उधार शॉर्ट टर्म पे, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब एक बेसिस पॉइंट, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि बेसिस पॉइंट क्या होता है। तो एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%। 25 बेसिस पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो होगा 0.25%। अगर 100 बेसिस पॉइंट कट कर दे तो उसका मतलब होगा 1% से रेट कट हो गया। इसमें फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का डिफरेंस। माइनर डिफरेंस है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो फ्यूल और फूड का प्राइस होता है वो इंक्लूडेड होता है, कोर इन्फ्लेशन में नहीं होता है। इसमें आप मेंस में भी एक सवाल बन सकता है कि हम लोग जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज कर रहे हैं, क्या उसमें बेटर नहीं रहेगा कि हम लोग कोर इन्फ्लेशन को यूज करें। ये एक डिबेट है। क्योंकि बोलते हैं कि फूड प्राइसेस जो होता है वो सीजनल होता है। सीजन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जी का कोई अभी सीजन चल रहा है तो उसका प्राइस कम होगा, फिर सीजन नहीं रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसके कारण बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इन्फ्लेशन उसके कारण बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भागता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का आर्गुमेंट है कि हम लोगों को कोर इन्फ्लेशन पे टारगेट करना चाहिए। इसमें एक्स आरबीआई गवर्नर का जवाब भी है, शक्तिकांता दास का, कि हम लोग क्यों कोर इन्फ्लेशन नहीं यूज करते, कोर इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें एक और बात हम बता दें कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कब, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा मतलब बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, तो बैंक्स कम बोरो करेंगे, तो मार्केट में पैसा कम होगा, तो लोगों के जेब में पैसा कम होगा, तो वो कम स्पेंड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। अगर इन्फ्लेशन कम है मतलब लोगों के पास पैसा कम है, वो कम स्पेंड कर रहे हैं, वो कम डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइसेस कम है, तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को स्लैश कर देगा, कम कर देगा, ताकि बैंक्स ज्यादा लोन ले, आरबीआई से ज्यादा बोरो करे और ज्यादा आगे बढ़ाएं लोन्स को पब्लिक में, ताकि उनका स्पेंडिंग बढ़े। अब ये जो रेपो रेट का कट और रेपो रेट का यूज है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, उसमें एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है बैंक्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो वो नहीं है, रेपो का लोन नहीं है, वो बहुत कम है। यूएस में बहुत ज्यादा है। यूएस में बैंक्स सेंट्रल बैंक से बहुत लोन लेते हैं, इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि रेपो रेट कट करने से कितने दिन में या कितना असर होता है इन्फ्लेशन पे। ये सब आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, ये सब आप ध्यान रखना जब आप पढ़ोगे। चलते हैं एडिटोरियल के तरफ। देखिए, इसमें फिर 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एसिड अटैक विक्टिम्स पे आ रहा है न्यूज़। उसमें एक लेडीज हैं, शाहीन मलिक, इनमें 2009 में अटैक हुआ था एसिड का। फिर इनको अभी तक इनका केस चल ही रहा है ट्रायल कोर्ट में। तो ये सीजेआई हैज टेकन नोटिस कि यार ये तो दिस इज अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, तो एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है इनका, मैडम का, शाहीन मलिक का, कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उनको डिसेबल ट्रीट मतलब वो मिलना चाहिए टैग, कि हाँ ये लोग स्पेशली एबल्ड हैं।
इसके अलावा एक केस का नाम दिया हुआ है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। हम मेंशन कर दिए हैं क्योंकि इसमें है, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। एक भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 124 है, जो एसिड अटैक और एसिड अटैक को जो एसिड एसिड अटैक किया है उसको पनिश करने के लिए सेक्शन 124 है। इसमें आप बीएनएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऊपर ऊपर दो तीन आप देख लो कि क्या नया है, बस उतना काम हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 3-4 बार बोल चुके हैं एनसीआरबी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एनसीआरबी का। इसमें एनसीआरबी का डेटा दिया है कि 2023 में टोटल 207 एसिड अटैक्स हुए थे, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। तो एनसीआरबी के साथ आप और भी डेटा देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मन हुआ कि वोमेन का कुछ चाइल्ड लेबर का मन हुआ, तो चाइल्ड लेबर पे भी डेटा होगा। आप एनसीआरबी के साइट पे जाओ या उसका जो भी रहता है उस पर आप जाओ और देख लो और लिख लो कहीं पे। अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आप इसका डेटा अगर दोगे इंट्रोडक्शन में कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी सो एंड सो हैज, तो वो बहुत अच्छा लगेगा इंट्रोडक्शन में। डील विदाउट पीस, ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ अकॉर्ड, ये जो है ये रवांडा और कॉन्गो के बीच कुछ पीस, इनके बीच में बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसके बीच में ट्रम्प ने बोला कि भाई हम तो पीस करवा दिए हैं, और ये दोनों राष्ट्रपति भी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ट्रम्प जी ने वो करवा दिया है, पीस बहुत अच्छा है। यूपीएससी के लिए आप क्या पढ़ोगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका अगर ये आप पढ़ोगे ना तो आपको लगभग कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई बहुत दिनों से पढ़ चल रहा है। जियोग्राफी में आपको पता रहना चाहिए कॉन्गो बेसिन क्या है और वहाँ का रेन फॉरेस्ट। ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये अमेजोन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो बेसिन। उसके बाद कॉन्गो और रुवांडा में कुछ मिनरल्स मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, कॉपर। यूपीएससी पूछ सकता है कि, पूछा भी है पहले, ये फिर से पूछ सकता है कि पूरे दुनिया में कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है, इसको इलेबोरेट करिए विद द हेल्प ऑफ अ मैप। ये सब टफ क्वेश्चन होता है, बोलने के लिए इजी है कि हाँ भाई ये तो सिंपल सा है, कोई भी पढ़ के जाएगा बता देगा, लेकिन आप कितने मिनरल्स का प्रिपेयर, आप कॉपर प्रिपेयर करके गए और पूछ दिया टंगस्टन, तो ये वो बात है। उसके बाद एक M24 रेबेल ग्रुप है, ये 2-3 साल से न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि ये लोग कॉन्गो में लड़ाई कर रहे हैं। तो आपको बस पता रहना चाहिए कि M23 क्या है, तो एक रेबेल ग्रुप है फाइटिंग इन कॉन्गो, बस उतना ही, उसके आगे नहीं। उसके अलावा तुत्सी और हुतू, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में तुत्सी और हुतू कम्युनिटीज का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे एक रवांडा में जीनोसाइड भी हुआ था, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि तुत्सी एंड हुतू कहाँ है, ठीक है। उसके ज़्यादा आप मत जाओ कि तुत्सी कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, हुतू कौन है, या रवांडा में उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट था। आपको बस पता रहना चाहिए कि हाँ तुत्सी एंड हुतू आर ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसके बाद अगर देखें अग्रोइंग शेडो ओवर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ पे ये जो हैं फैज़ान मुस्तफ़ा, ये बहुत, ये जो अभी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वो हैं, इसके पहले नलसार के वाइस चांसलर थे, तो ये बहुत लर्नेड आदमी है। इनका अगर आर्टिकल आता है तो आप पढ़ो उसको, और ये न्यूट्रल वे में लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट या कुछ, ये क्रिटिक भी देते हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं। और आपको अगर ये आर्टिकल अगर आपको पढ़ने का लगे तो आप पढ़ो, ये अच्छा आर्टिकल है। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो टर्म है वो क्या है, तो सिग्निफाइज द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स सच एज लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी इंक्लूडिंग नॉन, ये पूरा लंबा चौड़ा है कि बेसिकली आप जो राइट्स आपको है ना वो आपके डिजिटल स्पेस में भी आपको मिले, और ये आर्टिकल उसी के ऊपर है कि डिजिटल स्पेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। चिलीज लेसन्स फॉर इंडियाज कोल कॉन्ड्रम, चिली ने क्या किया है ना कि अपना जो कोल का उनका यूज था पावर जनरेशन में, उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। तो ये दोनों जो है ये लिख रहे हैं कि चिली से इंडिया कुछ सीख सकता है, बेसिकली यही है इस आर्टिकल में। तो आप इस आर्टिकल को देखो, इसमें जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, एक तो था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम है वो ग्रीन वॉच, जर्मन वॉच सॉरी, ये वो करता है, पब्लिश करता है। अब हम यहाँ पे केवल जर्मन वॉच लिखे हैं, इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स और हैं, लेकिन मेन जर्मन वॉच है। उसके अलावा एक है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अब क्या होगा कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में आप
फॉर एग्जांपल 1 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है वो बस 5 मेगावाट का, 500 मेगावाट का है, तो बाकी 500 मेगावाट कहाँ रखोगे? तो वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में जाएगा, ऐसा जगह जहाँ एनर्जी को अभी स्टोर कर दिए और बाद में जब यूज होगा, जैसे इन्वर्टर होता है, वो एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पे आप समझ सकते हो, या बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरी, वो एक तरह से। उसके अलावा हाइड्रो एक क्या करते हैं उसमें कि जब ज़्यादा एनर्जी रहता है तो पानी को एक हायर लेवल पे पंप कर दिया जाता है, उसके बाद जब एनर्जी का ज़रूरत होता है तो उसको रिलीज करके टरबाइन चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ढेर सारे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं। तो इसमें आप इसमें ये साइंस एंड टॉपिक का बेसिकली टॉपिक ये है, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं। उसके अलावा एक टर्म है इसमें डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन क्या है कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे जो कार्बन एमिशन है ना वो रिड्यूस हो। फॉर एग्जांपल आप अभी जो है वो कोल से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी और उसको आप रिप्लेस कर देते हैं सोलर एनर्जी से, वो डीकार्बनाइजेशन है। अभी जो आपका बाइक है वो पेट्रोल वाला है, उसको आप इलेक्ट्रिक बाइक से रिप्लेस कर देते हैं, वो डीकार्बनाइजेशन है। ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा इंडिया का अभी सीओपी भी हुआ था, वो तो उस समय तो हम नहीं बना रहे थे वीडियो। इंडिया का जो है ना, आप लोग एनडीसी देखिए, अपडेटेड एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस कॉन्फ्रेंस नहीं, पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर है। और इंडिया का नेट जीरो टारगेट कब का है? तो 2017 का। इसके अलावा एक दिया हुआ है पंचामृत, मोदी जी का दिया हुआ है, ये आप पढ़ लो। पंचामृत तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन कहीं भी आप इसको घुसा सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। आपको अगर आता है इंडियाज एनर्जी के, इंडिया के एनर्जी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आता है, पंचामृत को यूज कर सकते हो। पंचामृत अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो एनडीसी देख लो। मेरे हिसाब से आप एनडीसी देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना कि 2070 तक इंडिया का नेट जीरो का प्लान है। नेट जीरो मतलब कि आप जितना कार्बन रिलीज कर रहे हो उतना ही कार्बन आप सिक्वेस्टर भी कर रहे हो, तो ये चीज आप देख लेना। उसके बाद आते हैं वेयर कॉटन क्लाउड्स हैंग हेवी, आई डोंट फाइंड दिस इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ये फिर वही है जो इंडिया रशिया का, ये जितना था न्यूज में एक ही साथ हम कवर कर दिए थे। Delhi Moscow look to raise Arctic and nuclear cooperation. India Russia agree to boost trade in national currencies. वही रूपी रवल वाला। ED attaches assets worth not important. खरगे राहुल not invited to Putin banquet. अब ये लोग क्या किए मोदी जी कि ये दोनों को नहीं बुलाए, दोनों लीडर ऑफ ओपोजिशन है, एक राज्यसभा में एक लोकसभा में, और शशि थरूर को बुला लिए। तो अब क्या बेसिकली तो ये आप डिवाइड ही कर रहे हो। और शशि थरूर को आई डोंट नो कि वो गए कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए था। अब हमको नहीं पता है गए हैं कि नहीं गए हैं। प्रसार भारती साइंस एमओयूज विथ रशियन मीडिया बॉडीज, ये वही है जो रशिया टीवी वाला, रशिया टुडे वाला है। उसके बाद नीतीश कुमार फाइंड्स अ प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये इसलिए है कि ये बिहार के 10 बार सीएम बन गए हैं। लोकसभा पासेस बिल टू लेवी ए स्पेशल सेस ऑन पान मसाला। फिर हम पहले बता चुके थे सेस एंड सरचार्ज क्या होता है। सेस एंड सरचार्ज, आपका टैक्स पे सेस लगता है और उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। सेस एंड सरचार्ज आपका डिविजिबल पूल में नहीं जाता है, केवल टैक्स जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि सेस बढ़ रहा है, क्योंकि सेस आप फिर स्टेट्स के साथ नहीं ना शेयर कर रहे हो यार। आप टैक्स तो लगा रहे हो लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। इंडिगो क्राइसिस ड्यू टू मोनोपोली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये तो अपोजिशन को कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। न्यू बिल टू अलाउ राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है कि जैसे अभी आपका 9 to 5 जॉब है, तो आप उसके बाद आप फोन हटा दो कि नहीं, मैं, मेरा मैनेजर का या मेरे सीनियर का या किसी का कॉल आ रहा है कि ये काम करो, नहीं हम नहीं करेंगे, मेरा 9 to 5 जॉब है, हम 9 to 5 ही करेंगे। राइट टू डिस्कनेक्ट उस सेंस में ये मेंस का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है राइट टू डिस्कनेक्ट पे। लेकिन बिल है, कल भी बोले थे जब तक बिल है तब तक उतना ध्यान मत दीजिए, जैसे ही वो एक्ट बनता है उस पर आपको इम्पोर्टेंट। लेकिन कुछ कुछ बिल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के का जो बिल है। रीवर्किंग प्रोसीजर्स टू रिज्यूम, अब बंगाल को फंडिंग रोक दिया था नरेगा के लिए, तो उसके लिए कुछ ये लोग फिर से काम कर रहे हैं। मनरेगा क्या है आपको ये पता होना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है
जो गवर्नमेंट के मेन जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। एक होता है कोर स्कीम, एक होता है कोर ऑफ द कोर स्कीम। ये कोर ऑफ द कोर स्कीम में आता है मनरेगा। सोनिया गांधी जी कुछ बोल रही हैं कि रूलिंग रिजिम ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट नेहरूज लेगेसी। अब ये तो ठीक है, पता नहीं नेहरू का लेगेसी को कौन ही डिस्टॉर्ट कर पाएगा। लैंग्वेज के नॉट बी अ बेसिस फॉर डिपोर्टेशन। अब उड़ीसा से कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, फिर और बीइंग डिपोर्टेड टू बांग्लादेश। तो ये बोल रहे हैं कि जो बंगाली स्पीकर्स हैं उनके खिलाफ ये हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नॉट इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट डिनाइज हियरिंग मर्सी प्ली ऑफ गॉड मैन इन जेल फॉर किलिंग वाइफ। नॉट इम्पोर्टेंट। Railways adds extra coaches to meet rush of passengers. Not important. Judges are conscious, won't let AI overpower judicial process. Supreme Court. अब देखिए इसमें जो भी आई थिंक दिस इज जो किस जज का बेंच है वो तो अच्छा चीफ जस्टिस का ही बेंच है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि एआई और मशीन लर्निंग ये सब जो है ये लोग इनको हम जुडिशियल जो प्रोसेसेस है उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। हुआ क्या था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो या आप पढ़े हो, कि एक लॉयर गए और प्रेजेंट किया अपना केस और उसमें सारा मनगढ़ंत केसेस था कि जो हुआ ही नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट में बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट्स आया था। तो वो फिर पता चला कि वो एआई जनरेटेड था और एआई ने गलत सलत कुछ भी लिख दिया था। तो ये सब हो रहा है। तो कोई होमवर्क भी बना रहा है, कोई अपना प्रोजेक्ट ऑफिस का प्रोजेक्ट बना रहा है, एआई का तो हर जगह यूज हो रहा है। तो इसमें दो चीज आपको दिमाग में रखना है। एक है जनरेटिव एआई, ये पहले भी हम बता चुके हैं, जनरेटिव एआई एग्जाम्पल चैट जीपीटी। दूसरा न्यूरल नेटवर्क, जिसमें उस दिन हम बताए थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसके अलावा उस दिन हम एक और टर्म यूज किए थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सब आपको बस इतना याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है। इसके डेप्थ में मत जाओ, यूपीएससी नहीं पूछने वाला कि भाई एक्सप्लेन मी द प्रोसेस ऑफ हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, उस पर नहीं जाएगा। प्री में वो पूछेगा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ABCD, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू ABC, बस इतना ही पूछेगा। मेंस में अगर पूछेगा एआई पे अगर पूछता है तो आप ये याद रखना, इसको ट्राई करना कि आंसर में आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ। सेंटर रूल्स आउट डेडलाइन एक्सटेंशन फॉर वक्फ रजिस्ट्रेशन। बेसिकली एक उम्मीद पोर्टल बनाया है इन लोगों ने, जिसमें जितना भी वक्फ का प्रॉपर्टी है उसको इन लोगों को रजिस्टर करना है। अब वो बोल रहे हैं कि हम जो है डेडलाइन नहीं एक्सटेंड करेंगे। तो बस उतना ही है। वक्फ एक्ट है अगर आप देखना चाहो। एक्स जजेस लॉयर्स राइट टू सीजेआई और रोहिंग्या रिमार्क्स। अब सीजेआई ने बोल दिया था कि क्या रोहिंग्या के लिए हम लोग लाल कारपेट बिछाएंगे क्या। देखिए रोहिंग्यास का क्या चक्कर है ना, कि रोहिंग्या पहले म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आए, फिर बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन के बाद इंडिया में आए। तो वही ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वो प्रोसिक्यूटेड है तो आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और दूसरा ये कहना है कि भाई इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, मतलब दोनों एंगल है। तो आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो वहाँ पे आप बहुत सोच समझ के लिखना। आप दोनों पर्सपेक्टिव दोगे कि हाँ ये प्रोसिक्यूटेड हैं लेकिन हम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको अलाउ करना चाहिए, लेकिन एक लॉफुल तरीके में। ये ना हो कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमारे जनता को नहीं मिलके उनको मिलने लगे। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर वेट लॉस ड्रग्स हैव ग्रेट एक्शन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आरबीआई टू कंडक्ट OMO, ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है ना, जिसको GSEC बोलते हैं या ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ये सबको बाइंग या सेलिंग करता है। अब ऐसे तो जो आरबीआई का OMO होता है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए नहीं होता है, ये लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए। लिक्विडिटी मतलब कैश का इंजेक्शन के लिए होता है। कैसे करेंगे ये, जब वो खरीदेगा, ठीक है, वो लोगों के पास अब GSEC है, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, आरबीआई ने GSEC कभी इशू किया होगा, अब उसको वो खरीद रहा है। तो जब वो खरीदेगा तो जिनको खरीदा है उसको पैसा देगा, बैंक से खरीदेगा या डीलर से खरीदेगा, उनको पैसा देगा। तो जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगा। तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगा तो उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो क्या करेगा, कभी सेल कर देगा,
कि ये मेरे पास इतना है, इस इतने ड्यूरेशन के लिए हम बेच रहे हैं, उस ड्यूरेशन में फिर हम खरीद लेंगे इस रेट पे। तो वो सेल करेगा कब? जब इन्फ्लेशन घट रहा है। ऐसे तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ओएमओ यूज नहीं होता है, बट इफ एग्जाम में पूछता है कि ओएमओ में बाइंग कब होगा, सेलिंग कब होगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि बाय करेगा जब इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, सेल करेगा जब इन्फ्लेशन नीचे रहेगा। बाइंग होता है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए, सेल करता है एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी को। ओडिशा इज फास्ट बिकमिंग इंडियाज ग्रीन इंडस्ट्रियल हब, उनके डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अडानी हिंडाल्को सीक पेरू कॉपर एसेट्स एज डिमांड सर्जेस। अब देखिए, जो एमएनसीज होते हैं, ढेर से बड़े बड़े एमएनसीज, वो जाते हैं, जैसे अभी यूएस जो कर रहा है, रुआंडा और जो कॉन्गो का न्यूज़ था, उसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे मतलब क्या? बोल रहे हैं कि हम कंपनीज को भेजेंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट करेंगे मतलब वो माइन करेंगे और रॉ मटेरियल्स ले आएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को। तो कुछ लोग इसको न्यू कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। तो इंडिया भी उस रास्ते पे चल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, ऐसे ही जनरल, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिन्यू इंटरेस्ट इन, हाँ अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है देन यू शुड नो न्यू कॉलोनियलिज्म। फॉरेन इन्वेस्टर रिन्यू इंटरेस्ट इन इंडियन इक्विटीज, नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई मैडम का ध्यान हो गया। तो इसके बाद फॉरेन में ट्रम्प स्ट्रेटजी शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबल रोल, वाउज रेजिस्टेंस इन यूरोप। या पढ़ो, बेसिकली ये ट्रम्प क्या कर रहा है ना, आज कुछ करता है, कल कुछ करता है, परसों कुछ करेगा। तो जैसे ये जब आया था लास्ट टाइम, तो पेरिस जो क्लाइमेट वो कॉन्फ्रेंस है उससे वापस ले लिया, फिर बाइडेन गए तो उससे वापस चले गए पेरिस कॉन्फ्रेंस में, फिर वापस आ गया। तो ये, अब बस ये समझो, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन, कि जो वो है, अनिश्चितता है ट्रम्प का पॉलिसी को लेके, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उससे ग्लोबल सिस्टम में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या असर पड़ रहा है, उसमें इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है। ये आप देखो, ये मेंस में एक सवाल बन सकता है। यूएस वाइडेन स्ट्राइडर को, ये लोग ट्रैवल बैन कर रहे हैं किसी कंट्रीज के लोगों को। यूएस प्रेसिडेंट प्रेजेस कॉन्गो रवांडा, वही जो डील साइन हुआ है। जर्मनी अप्रूव्स, नॉट इम्पोर्टेंट। ताइवान वर्सेस चाइना डिप्लॉयज वॉरशिप्स। साउथ चाइना सी आप देख लेना एक बार मैप में। स्पोर्ट्स, 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 स्पोर्ट्स है। रीजनल में मेरे को आज कुछ ढंग का लगा नहीं, कोई इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा, इसलिए एक बार हम देख लेते हैं अगर कुछ काम का, फिर ऐसा कुछ है नहीं। हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर टीचर्स इन महाराष्ट्र डे लॉन्ग। बांग्लादेश, ये देखिए, ये जो कल आया था ना न्यूज़, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन को बांग्लादेश मतलब फोर्स कर दिया गया था, जहाँ वो वापस आ गई है। दीपम रो बीजेपी से डीएमके अपीजिंग मुस्लिम्स। बर्थडे इनका अरुणाचल मिनिस्टर। ये क्या हुआ है, अरुंधति रॉय का नया किताब आया है, और जो कवर है उस पर ये स्मोक कर रही हैं, वो उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट को देखिए कि उसको एंटरटेन भी कर रहा है उस चीज को। तो सुनना ही क्यों है? अच्छा, जंक कर दिया, आई थिंक इट शुड नॉट एंटरटेन। कोर्ट ट्रैप्स पुलिस फॉर कीपिंग यूएपीए एक्यूज। ये फिर वही है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यूएपीए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एफआईआर, स्टेक हर्डल्स, डिस्प्यूट ओवर सैफरन शॉल, हिजाब रिटर्न। अगर आपको याद होगा, 1, 2, 3 साल पहले उसमें बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, वो जो हिजाब को लेके है। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको हटा देना चाहिए। तो ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसका भी एक मैटर बहुत दिनों से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, बस मैटर चले जा रहा है, मतलब हियरिंग ही नहीं हो रहा है, तो क्या ही है। EC extends SIR schedule. Supreme Court asks Kerala governor embrace simplicity and ये एक नया है कि अगर पत्नी या पति या जो भी बार बार अगर सुसाइड का थ्रेट दे रहा है, तो वो इट अमाउंट्स टू क्रूएल्टी, तो दैट विल बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सुप्रीम कोर्ट सेज टेम्पल फंड्स कैन नॉट बी यूज टू सपोर्ट डिस्ट्रेस कोऑपरेटिव बैंक्स। पब्लिक, ये अलग ही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जो मंदिर का पैसा है वो भगवान के लिए है, सही बात है।
Public campaigning for phase 1 of local body polls in Kerala concludes tomorrow. Rape accused, Warangal will AP विजिलेंस। बस इतना ही है, नहीं है आज काम का। जो काम का था हम बता दिए, आप उसको देखो। रशिया वाले को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और मॉनेटरी पॉलिसी देख लो। मॉनेटरी पॉलिसी आज न्यूज़ में है। और जब भी रेट कट ऊपर नीचे होगा ना, 3 महीने में एमपीसी का बैठक होता है, वो 3 महीने या 2 महीने में होता है, आई एम नॉट श्योर, वो आप देख लेना। लेकिन ये जब भी मीटिंग होगा, रेट ऊपर होगा नीचे होगा, वो न्यूज़ में आएगा ही। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वो न्यूज़ में रहेगा ही। इसमें बड़ा न्यूज़ कब आएगा? जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तब वो इम्पोर्टेंट होगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपको अभी जैसे 5.25 है, फिर अगला मीटिंग होगा फॉर एग्जांपल 5 कर देगा या 5.25 से 5.50 कर देगा, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड याद रखो कि इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कि ऐसे ऐसे जा रहा है। यूपीएससी ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि इस महीना में जब एमपीसी का बैठक हुआ था तो कितना परसेंट बढ़ाया था या घटाया था। आप बेसिक याद रखो, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, ये सब आप बेसिक क्लियर रखो। आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा वो। और याद रखना, इकोनॉमी से 15 से 16 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेल करो। कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, यूपीएससी से रिलेटेड, आप मेरे को मेल करो। मेरा टेलीग्राम चैनल रहता है, उसमें आप उसको आप ज्वाइन कर लो, और पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।